हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में जो भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है उसे देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने उसकी जो सिलेबस है उससे हिंदी उठा करके बनाई है कि किस तरीके की हिंदी वहाँ पूछी जानी है। क्योंकि आप लोग अभी तक यूके ट्रिपल एस सी का जो हिंदी का पैटर्न था उस पर आप पढ़ाई कर रहे थे, तो इस बार थोड़ा आपका उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें शामिल नहीं है। खासकर जो उत्तराखंड की शब्दावलियां हैं या फिर जो आपका हिंदी साहित्यकारों का जो आपका साहित्यकारों से संबंधित क्वेश्चन है वो इसमें नहीं है। तो हमने इसे इस स्वरूप में बनाया है जो आने वाले आपके इस परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप पता कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपका पूरा का पूरा जो हिंदी का पैटर्न है वो ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्दकोश से संबंधित है। तो इसी सेक्टर में ज्यादा ध्यान देना है। अभी मतलब अगर आप यूके ट्रिपल एस सी के इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरा फोकस हिंदी के इस सेक्टर में दीजिए, ताकि आपकी हिंदी का अधिक से अधिक जो आपका पार्ट है वो अच्छे से मजबूत हो सके और अधिक से अधिक नंबर उसमें आप ला सके। तो इसी दृष्टिकोण से हमने ये पेपर बनाया है। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें ऐसे जो आपके स्टडी मटेरियल है वो मिलते रहें। और इसके अलावा हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए एक अपने ऐप पर भी पेड टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें, क्योंकि हाईकोर्ट के 140 हैं तो इसके लिए हम बना नहीं पाए हैं। जो कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड में विज्ञप्ति आने वाली है उसके लिए हमने पूरी सीरीज तैयार करी हुई है। जैसे ही उसकी विज्ञप्ति आती है तो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे कि उसमें आपके 25 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100 नंबर के उसी पैटर्न पर जो यूकेपीएससी का है, तो वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? लाघव। लाघव का मतलब होता है गौरव। लाघव का जो आपका विलोमार्थक होता है वो गौरव होता है। लाघव का मतलब लाघर का मतलब एक तरीके की बहुत ही क्या मतलब निंदनीय बात हो सकती है, या घृणास्पद बात हो सकती है, या छोटी बात हो सकती है। तो लाघव का संक्षेप पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन विलोमार्थक नहीं। विलोमार्थक गौरव होगा। गौरव का मतलब बड़ी बात, या जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो लाघव का गौरव होना चाहिए, तो यही इसका सही हो गया। बाकी पाश्चात्य का पौरतस्य मतलब जो बाद में आया पाश्चात्य से उसका पुराना होगा। श्री गणेश का मतलब किसी चीज को शुरू करना। इति श्री का मतलब खत्म करना। स्थावर का जंगम है ना, तो जो अपनी उसमें बना रहे है ना, या जो अपने उस स्थान पर स्थिर ना रह करके हिलता जुलता रहे, तो ये स्थावर का जंगम भी ठीक है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। वाक्य में कौन सा पदबंध होगा? पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि पदबंध हिस्सा कौन सा है। इसमें अगर हम देखें तो ये कह के आ रहा है रावण बहुत विद्वान था। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन इस रावण के लिए उसने, यहां से देखो, इस रावण के लिए उसने एक से अधिक पदों का प्रयोग किया। जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर के एक ही पद के लिए काम कर रहे हो तो उन समस्त पदों के योग को पदबंध कहा जाता है। तो इसमें लंका का राजा रावण, तो इन सारे पदों का एक ही मतलब है रावण बस, क्योंकि इनने सबने मिलकर के किसकी बात करी? केवल रावण की बात करी। तो रावण बहुत विद्वान था कहते तब भी चल जाता। इसने कहा लंका का राजा पर रावण बहुत विद्वान था, तो ये सबका पद क्या है? रावण के लिए उपयोग किए गए हैं। तो रावण जो आपका शब्द है, इसमें ये जो आपका 3 पद अन्य इसके साथ उपयोग हुए हैं, इन सभी पदों को हम मिलकर के पदबंध बोलेंगे। इन सभी को केवल रावण शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये पदबंध कहलाए। अब पदबंध कौन सा होगा? क्योंकि इस पूरे पदबंध का जो सर्वोच्च पद है, जो मुख्य पद है, वो रावण है। और रावण क्या होगा? एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। अगला, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन कह रहा है। अगर हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की बात करेंगे तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, ये मूल पूछ रहा है। तो आपको पता है वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है, जिसमें से हम 11 को तो स्वर में रखते हैं, 41 को व्यंजन में। लेकिन 41 जो व्यंजन है वो वर्णमाला में सभी सम्मिलित नहीं है। इसीलिए वर्णमाला में जो आपके कौसे द्योतक है, कौसे द्योतक अगर हम देखें तो इनकी संख्या 36 है। लेकिन इस 36 में से 6 त्र और ज्ञ,
ये तीन संयुक्त हैं, मूल नहीं है, मतलब दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं, तो मूल नहीं कहलाएंगे। इसीलिए मूल व्यंजनों की संख्या तो होगी 33। अगर पूछे कौ से ज्ञ तक कितने हैं तो 36। कुल व्यंजन कहे तो 36 में भी और 5 हो जाते हैं आपका ये जो जिन्हें हम उपक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, है ना। उसके अलावा आपका 2 अयोगवाह भी है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक और अह, है ना, ये अयोगवाह है। इसके अलावा एक मिश्रित व्यंजन और है स्रो। तो ये मिला करके बन जाते हैं 36 और 4 5 41, तो टोटल 41 है। वर्णमाला में कौ से ज्ञ तक 36 है, मूल वर्ण इसमें से 33 ही है, तो इसका ए सही होगा क्योंकि मूल वर्ण पूछा है इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। देवनागरी लिपि में औ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? मतलब औ की 12 कड़ी, जैसे हम क का की ऐसे लिखते हैं, तो इसी तरीके से औ की 12 कड़ी बनाने का सुझाव दिया था काका कालेकर ने। मतलब देवनागरी सुधार जो आपका से संबंधित बातें हैं उनमें से यह है। कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? अच्युत, अच्युत विष्णु का पर्यायवाची है। दामोदर विष्णु का पर्यायवाची है। गरुण ध्वज विष्णु का पर्यायवाची है। गुडाकेश नहीं है, गुडाकेश एक्चुअल में अर्जुन का पर्यायवाची है, ये अर्जुन का पर्यायवाची है ना कि विष्णु का, तो इसका डी सही आंसर होगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए क ख ग घ, क ख ग ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगाने का रिवाज किसने आरंभ किया? मानकीकरण मतलब हिंदी भाषा के स्टैंडर्ड, मतलब मानक जो है उसे स्थापित करने के लिए कि हाँ भाई इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, सभी जगह एक ही रूप में वो स्वरूप में प्रयोग की जाए, चाहे वो बोलने की में हो, लिखने की हो। तो उसके लिए जो आपका नुक्ता लेकर के आए, नुक्ता लगाने की जो सिफारिश की थी वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंज ने की थी। वैसे नुक्ता आगत है, नुक्ता हिंदी वर्णमाला में नुक्ता आपका नहीं लगाया जाता है कहीं पर भी, नुक्ता को हम आगत बोलते हैं क्योंकि नुक्ता का प्रयोग अरबी और फारसी में किया जाता है। अरबी और फारसी से आया हुआ चिन्ह है जो आपके वर्ण के उच्चारण को बदल देता है। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, जौ, हम इसको क्या बोलते हैं, जौ, ठीक है। अगर हम इसे नुक्ता लगा के बोलेंगे तो वो हो जाएगा ज, ज मतलब वाइब्रेट करेगा, है ना। जहर, जहर नहीं होता, जहर होता है। जैसे आपका क्या होगा, जहाज, जहाज नहीं होगा, तो जहाज का मतलब ये वाला जो, अगर ये है ना, तो आप बोलोगे जमीर, ज, तो ये क्या कर देता है, नुक्ता थोड़ा उसको वाइब्रेट कर देता है। तो ये लगाने के लिए कहा कि भाई हम इससे लगाने के बाद, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में अरबी फारसी के बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका हम वैसे ही उच्चारण कर देते हैं, जैसे जहर बोल देते हैं या फिर हम जमीर बोल देते हैं। इस तरीके से शब्दों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। मानक हो जाएगा तो जौ को जौ के रूप में, ज को ज के रूप में प्रयोग किया जाएगा। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण बोध है? परिश्रमी, परिश्रम, परिश्रम क्या है, एक गुण है। परिश्रम करना क्या है, एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। फिजी सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शंख नामक पत्रिका, ये हिंदी में प्रकाशित होती है, फिजी में शंख पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। फिजी का सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय है ना, उसके द्वारा ये प्रकाशित होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है? अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों को बोलते समय ध्वनि की मात्रा, श्वास की मात्रा कम, जैसे हम अ बोलते हैं तो कम, आ बोलते हैं तो ज्यादा, अ आ, जो वैसे ही क्या क बोलते हैं तो कम लगती है, ख बोलते हैं तो ज्यादा, ग में कम, घ में ज्यादा, अंगों में कम। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों के जो 25 व्यंजन होते हैं, तो उन व्यंजनों में 25 के 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इनमें पांचों वर्गों में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण होंगे, दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होंगे। तो तीसरे पौधे चौ, छ, ज, झ, यो, यानी कि ये पहले चौवर्ग में पहले स्थान पर, तीसरे और पांचवें, ये तीनों ही अल्प प्राण होंगे, तीनों ही अल्प प्राण। जैसे इसमें देखो ख महाप्राण हो गया है, थ महाप्राण हो गया है, ढ ये क्या बोलते हैं इसको, ठ महाप्राण हो गया है। तो इसमें 3 के 3
अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मध्यम पुरुष एकवचन कर्मकारक सर्वनाम है? मध्यम पुरुष भी हो, एकवचन भी हो, कर्मकारक भी हो। कर्मकारक सर्वनाम है ना, सर्वनाम भी हो। तुझसे, तुझ से, तुझ मध्यम पुरुष तो हो गया, क्योंकि हाँ जो जो कहता है वो उत्तम पुरुष, जिससे कहता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहता है वो अन्य पुरुष होता है। तो तुझ मतलब जिससे बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, तो मध्यम तो हो गया। एक वचन भी हुआ तुझसे, लेकिन कर्म कारक नहीं हुआ, से आ गया है ना। से में क्या है? से में है कर्ता ने कर्म, करण कारक हो गया ये। तुझको, तुझको, तुझ क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ, एक वचन भी हो गया, को कर्ता ने कर्म को, तुझको, बिल्कुल इसमें 3 के 3 बैठे, तो यही सही होगा। तुमसे, तुमसे भी मध्यम पुरुष भी होगा, है ना, तुम बहुवचन भी हो जाता है, और से आपका करण भी होगा। तुम्हारे, तुम्हारे में तो क्या है? मध्यम पुरुष तो है पर बहुवचन है, और रे में रारी रे संबंध बोधक कारक है, तो ये बी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल वाक्य का उदाहरण है? सूरज ने दाल और रोटी खाई। सूरज ने दाल खाई, सूरज ने रोटी खाई, 2 वाक्य हैं ये, और के द्वारा जुड़े हैं, अव्यय के द्वारा, तो यह है संयुक्त वाक्य। नीली कमीज वाले छात्र को पुस्तक दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह पुस्तक दे दो। इसमें तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसका मतलब ये सरल वाक्य है। उसने मान लिया कि, यानी कि मिश्र वाक्य है। उसने मान लिया कि, एक दूसरे पर डिपेंड है ये दोनों वाक्य। उसने कहा और मान गया। उसने कहा मैं मान गया, 2 अलग अलग वाक्य, और द्वारा ये संयुक्त है, तो इसका मतलब सरल वाक्य ये वाला है, बी वाला। अगला, अतिधम उत्तम का सही संधि होगी अतिधन उत्तम। अति धन उत्तम, पहले पद का अंत छोटी ई में हुआ, दूसरे पद का आरंभ छोटा ऊ में हुआ। पहले पद का अंत ई, उ या री में हो, दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए, तो वो होता है आपका यण संधि। कौन सी होती है? य, यू। तो ये क्या बन गया? य, और छोटा ऊ है तो क्योंकि औ तो वहीं रहेगा, तो में से मात्रा हट गई थी तो आधा रह गया, और ये बन गया यू, आगे वहीं रहना है। क्योंकि संधि में हमेशा ये ध्यान में रखेगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ही नई ध्वनि बनाएगा, आगे का भी वही रहेगा, पीछे का भी वही रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्वनि बन गई थी इनके मिलने से, तो ये आपका अति उत्तम, अति उत्तम, ये वाला बी वाला इसका सही होगा। अगला, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद कौन सा है? आप, ये वाला। आप क्या होगा यहाँ पर? वैसे तो आपका मतलब आप जिससे कह बात कर रहे हो, तो वो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। कौन हो जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आप किसे बोलते हो? आप जिससे बात कर रहे होते हैं, यानी कि श्रोता। बोलने वाला, वक्ता, हमेशा क्या होता है? आपका प्रथम पुरुष होता है, और जिससे कहा जाता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ मध्यम पुरुष होगा ये आप, यहाँ पर ये निजवाचक नहीं है। वो कहता आप अपना काम स्वयं कर ले रहे हैं, तो वहां स्वयं क्या होता या अपना क्या होता? निजवाचक होता। तो यहाँ आप किसी को संबोधित करने के लिए कह रहा है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगला, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ वर्ण दे रखे हैं, और उन वर्णों के विशेषताएं। लौ, लौ होता है पार्श्विक व्यंजन। जब हम लौ का उच्चारण करते हैं, लौ, तो जीभ आगे तालु के साथ मिलकर के लॉक हो जाती है, तो हवा निकलती है जीभ के पिछले हिस्सों से, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। रौ, रौ है लुंठित व्यंजन। लुंठित मतलब रौ, जैसे तालु है, मूर्धन्या में जाने के बाद वो सीधे क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है, इसीलिए उसे लुंठित बोलते हैं। णौ, णौ का मतलब नासिक्य है, क्योंकि
पांचों वर्गों के स्पर्शी व्यंजनों के अंतिम वर्ण क्या होते हैं? नासिक के होते हैं, यानी कि नाक से ध्वनि निकलती है। और ढ, एक तो ढ से ढक्कन हो गया, ये ढ ढ हो गया, पढ़ाई बोलते हैं। जैसे जैसे हम इसे बोलेंगे तो ये होगी पढ़ाई, अगर इसमें ये लगा देंगे तो पढ़ाई, ये उच्छिप्त व्यंजन है। तो इसमें ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में बूंद बूंद शब्द का अर्थ क्या होगा? पानी टपक रहा है कह रहा है, तो ये टपकना क्या है? क्रिया। और बूंद बूंद क्या बता रहा है? बूंद बूंद उसकी मात्रा बता रहा है, यानी कि बूंद बूंद टपकना क्या बता है? मात्रा। तो ये क्या होगा? परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बूंद बूंद क्या बता रहा है? मात्रा, कि बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा, है ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की बताए वो विशेषण होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग? दो समानार्थी शब्द हो जाएं, जैसे आपने कहा कि वो साथ साथ चल रहे हैं, वह साथ साथ चल रहे हैं, या आप दो संज्ञा शब्द ऐसे लिख देते हैं, सीता गीता, सीता गीता गाना गा रही हैं, तो इनके बीच जो ये चिन्ह लगाया जाता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। खासकर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। अगला, उत्साह शब्द का विशेषण होगा। उत्साह शब्द एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। तो उत्साह, वह युवक उत्साहित है, उत्साहित युवक, युवक की विशेषता क्या हो गई? उत्साहित, यानी कि विशेषण बनेगा उत्साहित। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के विभाजन को दर्शाया गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तत्सम उत्पत्ति के आधार पर होता है, देशज उत्पत्ति, संकर उत्पत्ति, अविकारी ये आपका प्रयोग के आधार पर, अनेकार्थी अर्थ के आधार पर। देशज उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम उत्पत्ति आधार पर, संकर उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति, तद्भव उत्पत्ति, ये सभी उत्पत्ति के आधार पर 5 के 5 प्रकार हैं शब्दों के। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द बोलते हैं। बाकी देखो, तत्सम है, तद्भव है, यौगिक, योगरूढ़, ये आपके शब्द निर्माण के आधार पर है। एकार्थी, विपरीतार्थी, ये अर्थ के आधार पर, रूढ़, यौगिक, तत्सम होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें बी सही आंसर है। पदों की प्रधानता के अनुसार समास के निम्न भागों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव, बिल्कुल अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसलिए तो द्वंद्व होता है, जब दोनों समान है इसीलिए ना तो पहले को वरीयता मिलती है ना दूसरे को, इसलिए बीच में योजक लगाना पड़ता है। तो द्वंद्व समास वाला गलत है। दोनों पद अप्रधान, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल पदों का कोई प्रधानता का कोई वो है ही नहीं, पद का जो मूल अर्थ है उससे भी लेना देना नहीं, उसका जो आपका क्या है प्रचलित अर्थ क्या है इससे मतलब है बहुब्रीहि समास में। तो उत्तर पद प्रधान वाला दो गलत है, केवल दो गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। और निम्नलिखित को सही सुमेलित, निम्नलिखित को सही में सही सुमेलित नहीं है, जो वर्णन से बाहर हो, वर्णनातीत, ठीक है ये तो, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, ये भी ठीक है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी नहीं होगा, मितव्ययी होगा। अपव्ययी का मतलब फिजूल खर्ची होता है, ठीक है, मितव्ययी होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें 3 सही नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो हिंदी से हमने लिए हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है वो लाते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और हमें कमेंट जरूर करिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपके लिए क्या नया आया है। तो इसी के साथ मैं आज की बात खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।